हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल सिविल एनालिसिस में। आज है 12 सितंबर और आज जो भी द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस की इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और एडिटोरियल है उसको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। अगर आपको इस वीडियो की लिंक और आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे चैनल की टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जो इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। कौन कौन से आर्टिकल आज लेने वाले हैं? सबसे पहला यूएस वियतनाम वन अगेंस्ट थ्रेट ऑफ साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में जो चल रहा है उसके हिसाब से यूएस और वियतनाम ने क्या किया है, यहाँ पे वन किया है, तो इसके ऊपर एक आर्टिकल है, इसको देख लेंगे। सर्वे रिवील्स ओनली 16% ऑफ दोज अबव 50 टुक एनी अडल्ट वैक्सीन। क्या बताया जा रहा है, जो एक सर्वे हुआ था जिसमें ये बताया जा रहा है जो 50 से ऊपर वाले लोग हैं, अडल्ट है, वो कहीं ना कहीं 16% है जो वैक्सीन लगा रखे, यानी कि बचपन से जो वैक्सीन लगाई जाती है चाइल्डहुड में उन वैक्सीन को। उसके बाद एक आर्टिकल आपका CSIR से रिलेटेड है जिसमें कि शांति स्वरूप भातनगर अवार्ड जो है 2022 का अनाउंसमेंट किया गया है। ये एक साल डिले हो गया था, उसको अनाउंस किया गया। बस इसको ऊपर से आप देख लेंगे क्योंकि ये 1 लाइन के क्वेश्चन में आ सकता है। अगला आर्टिकल है ब्राजील विल फोकस ऑन इनइक्वालिटीज ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। ब्राजील जो है वो कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज जो है जेंडर में उसको फोकस कर रहा है और इस बार अगर देखा जाए तो G20 की प्रेसिडेंसी किसके पास है, ब्राजील के पास है। तो इसको एक आर्टिकल को देख लेंगे। लॉन्च ऑफ वेस्ट एशिया इकोनॉमिकल कॉरिडोर हिस्ट्रिकली सेफ पीएल। यहाँ पे वेस्ट एशिया इकोनॉमिकल कॉरिडोर की जो है यहाँ जो लॉन्च की बात की गई है उसके बारे में एक आर्टिकल है, उसको देख लेंगे। राइडिंग इंडियंस ऑफ फूड इनसिक्योरिटी, ठीक है, ये आपका एडिटोरियल पार्ट है। और लास्ट आपका ग्रेसम लॉ, ये टैक्स एंड कॉन्टेक्स का जो है आपका आर्टिकल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला यूएस वियतनाम वन अगेंस्ट थ्रेट इन साउथ चाइना सी। देखिए दोनों कंट्री यहाँ पे क्या चाहते हैं, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है उसको क्या किया जाए, फॉलो किया जाए। और जो कि कॉर्पोरेशन है, चाहे वो चाइना के साथ हो चाहे वो अदर किसी कंट्री के साथ हो, इंडियन ओशियन में हो या पैसिफिक ओशियन में, दोनों का कॉर्पोरेशन क्या होना चाहिए, एक स्ट्रांग होना चाहिए हर किसी का। ठीक है, तो यहाँ पे यूनाइटेड नेशन और वियतनाम ने मंडे को इसके ऊपर बताया कि थ्रेट या यूज ऑफ फोर्स कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पैदा करता है, कहाँ पे, आपके साउथ चाइना सी में। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था, अभी क्लैश इन्वॉल्व हुआ था चाइनीज वेसल्स का, ठीक है, कुछ दिन पहले तो इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो आया है। यूएस के प्रेसिडेंट की अगर बात करें, यहाँ जो बाइडेन और वियतनाम के कम्युनिस्ट पार्टी की नगुयेन फू त्रोंग, इन्होंने क्या कहा है कि कॉम्पिटिंग क्लेम होगी, जो स्ट्रेटेजिक वाटरवे है उसको सेटल किया जाएगा इंटरनेशनल नॉर्म्स के द्वारा। यानी कि जो भी इंटरनेशनल के नॉर्म्स बनाए गए हैं उसी के बेस पे जो वाटरवेज है उसमें क्या होगी, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी और सबकी इक्वल जो पोटेंशियल है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिलेगी। यहाँ पे बीजिंग क्लेम करता है कि जो पूरी सी है, साउथ चाइना सी है, वो इंटायर सी क्या है, उसके अंडर में है और वो यहाँ से क्या करना चाहता है, अपने ट्रेड्स को कहीं ना कहीं ट्रिलियंस ऑफ ट्रेड्स को इसी के थ्रू क्या करना चाहता है, सर्व करना चाहता है। देखिए साउथ चाइना सी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है यहाँ की रिसोर्सेस जो इस एरिया में कब्जा कर रखा है। तो इसका मतलब क्या है कि इस एरिया में जो साउथ चाइना सी आप देख सकते हैं मैप में, ये जो है साउथ चाइना सी है, यहाँ पे रिसोर्सेज जो है काफी मात्रा में अमाउंट में है। तो इसीलिए हर कंट्री के यहाँ पे क्या करता है, अपना क्लेम जमाता है कि भाई ये एरिया हमारा है। ठीक है, और देखिए जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है कि आपको 200 नॉटिकल माइल तक का टेरिटोरियल एरिया मिलेगा, तो उस हिसाब से कोई चलना नहीं चाह रहा है और यहाँ पे कहीं ना कहीं डिस्प्यूट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे एक अमेरिका जो है और वियतनाम जो है इस बात पे आए कि ये जो है साउथ चाइना सी कहीं ना कहीं खतरा बनते जा रहा है और यहाँ पे इस तरह की जो अनवांटेड चीज हो रही है उसको कहीं ना कहीं रोकने की जरूरत है। यहाँ बीजिंग के जो इश्यूज है जैसे ट्रेड, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, क्लाइमेट चेंज को यहाँ पे बूस्ट करने की बात की जा रही है, लेकिन यहाँ चाइनीज इन्फ्लुएंस क्या हो रही है, और ज्यादा बढ़ रही है। ठीक है, वियतनाम कहीं ना कहीं चाइना से लास्ट बार जब वर्ल्ड लड़ा था 1979 में, 1988 में, ठीक है, क्योंकि जो चाइना का एरिया है वो नॉर्दर्न एरिया जो है काफी ज्यादा जाइंट है, बड़ा है, और यहाँ पे कुछ कंट्री का जो है अगर क्लेम होता है तो ये कहीं ना कहीं चाइना सी के ऊपर, जो साउथ चाइना सी के ऊपर, तो वो क्लेम बन नहीं पाता है क्योंकि ये कंट्री इतने ज्यादा कैपेबल नहीं है, इतने ज्यादा रिसोर्सेज इनके पास नहीं है।
अगर हम लास्ट वीक की बात करें, यहाँ फिलीपींस कहीं ना कहीं एक्यूज किया था कि चाइनीज कोस्टल गार्ड और मिलिशिया बोट जो है कहीं ना कहीं हैरेस कर रहे दो इसके कोस्टल गार्ड को, वेसल्स को, जो कि सप्लाई कर रहे थे फिलीपींस ट्रूप्स को, और सेकंड थॉमस सॉल को। ठीक है, तो इन सब चीजों के ऊपर क्या हुई है, विवाद हुई है, और देखते हैं आगे क्या निकल के आता है। चाइना से कहीं ना कहीं यहाँ पे 100 ऑफ वेसल्स पेट्रोल को डिप्लॉय किया है साउथ चाइना सी में। ठीक है, क्योंकि वो इसको अपना एरिया जो है मानना चाहता है। आप देख सकते हैं ये वियतनाम की लोकेशन है। वियतनाम, चाइना, लाओस, कंबोडिया, इनके साथ क्या क्या करता है, बॉर्डरिंग कंट्री जो है लगाता है, और साथ ही साथ साउथ चाइना सी के साथ भी इसका जो है काफी ज्यादा इनलेट है। ठीक है, काफी ज्यादा एरिया जो है इसके साथ लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वे रिवील्स ओनली 16% ऑफ दोज अबव 50 टुक एनी अडल्ट वैक्सीन। देखिए क्या है, जो हमें चाइल्डहुड की इम्यूनाइजेशन है उसको कहीं ना कहीं अच्छी तरह से एक्सेप्ट होनी चाहिए हमारी कम्युनिटी पे, लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉपर प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? प्राइमरी लेवल पे जो हम डिलीवर करते हैं प्राइमरी लेवल पे, क्या उसको प्रोटोकॉल को फॉलो किया जा रहा है? अगर हम देखें जो बूस्टर डोज है चिल्ड्रेन में, उसी लेवल के कहीं ना कहीं लैग कर जा रही है। ठीक है, एरिया ऑफ अडल्ट वैक्सीनेशन में यहाँ पे 16 सिटीज में क्या किया गया, एक सर्वे कंडक्ट किया गया। ठीक है, जिसमें एज जो लिया गया वो 50 ईयर और उससे ऊपर जो है लिया गया। यहाँ पे पाया गया कि 71% यानी कि अडल्ट जो 50 से ऊपर है सर्वे में अवेयर है अडल्ट वैक्सीनेशन के लिए, और केवल 16% ही जो है अवेयर तो है, लेकिन वैक्सीन जो ले रहे वो सिर्फ 16% है। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में वैक्सीनेशन कहीं ना कहीं इनके बीच में फंस के रह गया है। यहाँ पे डॉक्टर कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं ऑन फैक्ट दैट फॉर्मल गाइडलाइंस इज नॉट अवेलेबल टू इन्फोर्स अडल्ट इम्यूनाइजेशन। कोई फॉर्मल गाइडलाइंस जो है इनके लिए फॉलो नहीं है। जो पब्लिक रीजन है वो क्या है, उनके जो डॉक्टर है डू नॉट मेक फॉर्म रिकमेंडेशंस, दे आर टेकन देयर वैक्सीन रेगुलर। जो लोगों का कहना है वो कहते हैं कि भाई डॉक्टर यहाँ पे इस तरह की रिकमेंडेशन नहीं देते, कोई जैसे स्ट्रॉन्ग एक होता है ना रिकमेंडेशन देने की, आपको करवाना ही करवाना है। जैसे जिस टाइम पे कोविड फैला था तो वहां पे वैक्सीनेशन करवाना ही करवाना है, तो कुछ इस तरह से स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन दिया गया था, लेकिन यहाँ पे इस तरह से कोई चीज नहीं दिया गया, जिसके वजह से 69% जो अडल्ट है या जो उनके केयर गिवर है वो डॉक्टर से पूछते भी नहीं है कि वैक्सीनेशन के बारे में, क्योंकि वो बिलीव करते हैं कि अगर उनको डॉक्टर से पूछ लिया जाए तो डॉक्टर क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली उसको रिकमेंडेट कर देंगे, तो इस वजह से वो पूछते भी नहीं है। तो ये जो कुछ मिसकंसेप्शन है कि अडल्ट वैक्सीनेशन के ऊपर, वो कहीं ना कहीं अडल्ट के बीच में देखी जा रही है, जिसके कारण से वैक्सीनेशन जो है वो होल्ड हो गई है। अगर 50% बिलीव करते हैं कि मल्टीपल डोसेस ऑफ वैक्सीन कैन मेक डिपेंडेंट ऑन वैक्सीन, 50% ये डिपेंड कर रहे हैं कि भाई अगर हम वैक्सीन लगातार लेते रहेंगे, अलग अलग तरह की वैक्सीन, तो हम पूरी तरह से दवाई पे डिपेंड हो जाएंगे, यानी कि वैक्सीन पे डिपेंड हो जाएंगे। और 58% जो पेशेंट्स है और 62% ऑफ देयर जो केयर गिवर है वो फील करते हैं कि अच्छा वे है कि वैक्सीनेशन से प्रोटेक्ट किया जाए उनके और उनके पेरेंट्स को, किससे, डिजीज से। जो दूसरा पार्ट है सर्वे का वो कंडक्ट किया गया सिंगल पेशेंट्स के जो एज ग्रुप है 50 या उससे ऊपर के, ये समझने के लिए कि लेवल ऑफ अवेयरनेस क्या है और इम्पैक्ट ऑफ कंडीशन क्या है। जो हर्पेट जोस्टर एक पेनफुल कंडीशन है, ठीक है, एक सिंगाले जो एक कंडीशन है जिसमें चिकन पॉक्स से क्या हो जाता है, रिएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण से उनको जो है ज्यादा दर्द जो है पेनफुल महसूस होता है। तो यहाँ पे 90% अडल्ट जो एज और 50 ईयर के हैं उनके ऊपर ये जो है किया गया। यहाँ पे मेजर्स कहीं ना कहीं लेकिन लेने की जरूरत है ताकि इनके अंदर कॉन्फिडेंट आए कि उनको डॉक्टर रिकमेंडेड करे वैक्सीन के, अडल्ट एज जो कि 50 ईयर से या उससे ऊपर की है, तो इस तरह की चीजें जो है सामने आए तो अच्छी बात है। एक अच्छी डील जो है वो डिपेंड करती है किस पे, डॉक्टर जो कि सीनियर कंसल्ट हो, और अवेयरनेस जो है वो अडल्ट के अंदर एक की वैक्सीनेशन के काम करता है, मतलब एक अवेयरनेस जो है काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन अगर हम बेटर सिटीज की बात करें, जो अभी भी सिटीज की बात करें तो वो कहीं ना कहीं बेटर है रूरल एरिया से। रूरल में इतनी वैक्सीनेशन की प्रोविजन जो है नहीं दी गई है, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे बताया गया। चलिए आगे बढ़ने से पहले अगर आपको आर्टिकल अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर ईयर डिले CSIR शांति स्वरूप भातनगर
अवार्ड फॉर 2022 अनाउंस। देखिए क्या हुआ, एक साल डिले हो गया, ठीक है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो अपनी विनर जो है घोषित करती है हर साल, वो इस लास्ट ईयर क्या किया है, डिले कर दिया, और इसके वजह से उसका 2022 का जो अवार्ड है वो 2023 में दिया गया। ये जो प्राइज है वो लास्ट ईयर नहीं दिया गया था क्योंकि कोई ऑफिशियल रीजन इनके में बताया नहीं गया, ठीक है। और जो मिनिस्टर पैनल है, जो यूनियन होम मिनिस्टर है, उसने कहीं ना कहीं एक कमेटी बनाया और रिव्यू करने की बात की है कि सभी नेशनल अवार्डी एडमिनिस्ट्रेशन को अलग अलग मिनिस्ट्री में जो कि रिलेटेड है साइंस और मेडिसिन से, ठीक है, उनको नोट डाउन करें। और ये जो अवार्ड है वो दिस ईयर अवार्ड जो है वो 12 साइंटिस्ट को जो कि एज 45 से कम है उनको दिया जा रहा है। इसका जो फाउंडेशन डे है वो शांति स्वरूप भाटनगर प्राइज जो है इंस्टीट्यूशन को मेमोरी जो पहली डायरेक्टर जनरल थे काउंसिल ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, उनके बिहाफ पे इनको दिया जाता है। और ये कब किया जाएगा फाउंडेशन, इसका 26 सितंबर को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ पढ़ते हैं। ब्राजील विल फोकस ऑन इनइक्वालिटीज ड्यूरिंग G20 प्रेसिडेंसी। जैसे कि आपको पता है कि अभी अगले जो प्रेसिडेंशिप है वो किसके पास है, ब्राजील के पास है। और ब्राजील कहीं ना कहीं फोकस कर रहा है इनइक्वालिटीज पे। जो यहाँ पे बात की गई इंडिया की जो चीजें जो अधूरी रह गई वहां पे वो फोकस करने की बात की जा रही है। जो ब्राजील के प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि हम वर्ल्ड में इनइक्वालिटीज को कहीं ना कहीं रिड्यूस करने का काम करेंगे, ठीक है। और इन्होंने जो अपनी सेरेमोनियल ग्रेवल जो कि प्राइम मिनिस्टर से लिया गया संडे से, उस हिसाब से उन्होंने इस चीज को अपनी बात को सामने रखी। ब्राजील जो है कहीं ना कहीं फॉर्मली प्रेसिडेंटशिप को ले चुका है जो कि नवंबर में पूरी तरह से ले जाएगा, ठीक है। यहाँ पे वर्चुअल समिट जो हुआ है G20 की वो फॉलो अप करेगी और जो डिसीजन है उसको कहीं ना कहीं दिल्ली के सबमिट करेगी, ठीक है, समिट जो है खत्म करेगी। यहाँ जो प्रायोरिटी रखी गई है गवर्नर की, सबसे पहली चीज तो एनर्जी ट्रांजिशन की, डेवलपमेंट इथेनॉल बेस्ड फ्यूल की। ब्राजील जो है कैंपेन करेगा मल्टीलेटरल बैंकिंगिज्म की और एक्सपेंशन करेगा UN सिक्योरिटी काउंसिल। ये उसके सामने मेन मुद्दे जो है अभी ब्राजील के सामने आने वाले हैं। ब्राजील कहीं ना कहीं G20 की मीटिंग को बहुत सारी ब्राजीलियन सिटीज में कंडक्ट कराने वाले जो डेमोक्रेटाइज है, और G20 कहीं ना कहीं ये पॉपुलर होगी कहाँ पे, उनके सिविल सोसाइटी में। अगर हम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, ब्राजील कहीं ना कहीं G20 समिट को नेक्स्ट ईयर होस्ट करेगी और यहाँ पे इनइक्वालिटी जो है उसकी कोर इशू रहेगी और G20 के नेक्स्ट प्रोसेस में उसको कम करने की इक्वालिटी जैसे जेंडर, रेस, एजुकेशन, इन सबको पे काम करेगी। और यहाँ पे इन्होंने वर्ल्ड को एक बैलेंस टर्म देने की बात की है जिससे कि वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन जो है बैलेंस तरीके से